हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अगर आप सुकून एफएम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करना और साथ में अपने एक कमेंट करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को शेयर जरूर करना। सीओ से शादी कहानी में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने देखा कि किस तरीके से आरव ने इशिका को कॉल कर दिया था और वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि वो कितनी परेशान हुई होगी, क्योंकि जब उसने ये खबर फैलाई थी कि एक गोल्ड डिगर लड़की ने किसी बड़े बिजनेसमैन को, अरबपति को अपने चाल में फंसा लिया था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसा करके बहुत खुश था कि उसने सबके दिलों में इशिका के बारे में गलत परसेप्शंस बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उससे भी ज्यादा चालाक लोग विक्रांत हैं। वो उसके चाल में ऐसे फंसने वाला नहीं था। इशिका भी ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि एक ऐसे इंसान को जिसने उसको आज तक प्यार ही प्यार किया है और वो इंसान आज उसको बदनाम करने पर तुला हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा था उसको ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया था और विक्रांत ने कॉल उसके हाथों से ले लिया था और विक्रांत ने जैसे ही फोन पर कहा कि बताइए, मैं उसका पति बोल रहा हूं, कौन है आप। सामने से विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। सीओ से शादी कहानी के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही विक्रांत ने फोन लिया तो उसने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है। लेकिन सामने से एकदम की चुप्पी छा गई। आरव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी उसने अपने आप को बड़ा ही मजबूत बनाया और गिरने से संभालते हुए बड़े ही संयम साधते हुए कहा, क्या आप प्लीज इशिका को दोबारा फोन दे सकते हैं, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। फोन के दूसरी ओर एक ठंडी आवाज और कठोर आवाज गूंजी, जिसमें आक्रोश छिपा नहीं था। तभी विक्रांत ग्रोवर ने बर्फ की दीवार को सामान से तोड़ते हुए कहा, देखिए, जो कुछ भी आपको मेरी पत्नी से कहना है आप मुझे कह सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा। विक्रांत कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि ये कॉल आरव का ही होगा, क्योंकि उसने अब धीरे धीरे करके इशिका के बारे में चोरी छोड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसे उसके पुराने संबंधों के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। वो जानता था कि शायद ये वही शख्स है जिसने इस पूरी मुसीबत की शुरुआत की थी। अगर उस दिन वो वहां पर चला गया होता कोर्ट में, तो शायद इशिका उसके पास नहीं होती। विक्रांत के लिए बस एक छोटा सा सेकंड महज दूर था कि उसको ये पता लग जाए कि शायद वो जिसके ऊपर शक कर रहा है वो आदमी वही है। आरव को उसकी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि शायद वो उससे कोई बदतमीजी करेगा और वो अगर ऐसी इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी इशिका को अपना कैसे सकता है। तभी उसने कहा, देखिए मिस्टर, ये हमारा निजी मामला है, आप मेरी बात करवा दीजिए। लेकिन उसकी आवाज में वो तीखापन भी था जो इशिका के प्रति उसकी निराशा और उसके गुस्से को दिखा रहा था। विक्रांत ग्रोवर की फैमिली की दौलत और रुतबे को वो बखूबी जानता भी था, मगर इशिका के खिलाफ उसके मन में जो गुस्सा था वो उन तमाम भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। एक लड़की जो अमीर परिवार में शादी के एकाएक सामाजिक हैसियत पा गई थी, उसकी नजरों में बस वो एक स्वार्थी छलावा था और यही बात उसे हद तक उकसा रही थी। वो परिवार को निशाना बना बैठा था। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके वो इशिका को अब बर्बाद करके रहेगा, उसे खुश नहीं रहने देगा। असल में उसे पता था कि इशिका को सीधे निशाना बनाना लगभग नामुमकिन ही था बगैर उसके परिवार को छुए, क्योंकि ब्लॉक का कोई प्रत्यक्ष संबंध उससे था भी नहीं। वो अपेक्षाकृत निश्चिंत था कि सब कुछ साबित नहीं किया जा सकता और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो ब्लॉग में जो खबर छपी थी ये असल में आरव ने ही उन्हें दी थी। तभी उसने आखिरकार फोन रखते हुए कहा, ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगा। और ये समझते हुए कि विक्रांत ने ना तो इशिका से दोबारा बात करने देगा और ना ही किसी बात का जवाब देगा, वो समझ गया था कि विक्रांत के मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। इधर दूसरी ओर विक्रांत ने फोन इशिका की गोद में फेंकते हुए खिन्न स्वर में कहा,
ओह, तो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने हमें मुसीबत में डाला है, इशिका ने होठ भींचते हुए कहा। वो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब नहीं है। अब आप उसके बारे में ना बात करें, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं और ना उसके साथ बात करूं। हम इस मामले को छोड़ सकते हैं। वो जानती थी कि विक्रांत क्यों उस तरह का व्यवहार कर रहा था। वो सुबह से उसके साथ असहज व्यवहार कर रहा था। शायद उसे अब पछतावा हो रहा था, या शायद जैसा सब कहते हैं, इशिका वाकई में सिर्फ पैसे के लिए उसके जीवन में आई थी। वो खुद को दोषी मानने को मजबूर थी। तभी इशिका ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम बहुत परेशान करते हो विक्रांत। तभी उसने अपने कानों पर ईयरबड्स लगा लिए ताकि उसके और शब्दों को ना सुनना पड़े। पहले तो वो एक मानसिक झंझावात से जूझ रही थी, और अब विक्रांत भी उससे कुछ खफा हो गया था। वो भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था। विक्रांत चुपचाप हवेली की ओर लौट गया, और जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकी, इशिका सीढ़ियां उतरती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। उसका चेहरा थका हुआ था, चाल में बेचैनी थी, और उसने नीचे जो स्वागत के लिए कर्मचारी खड़े थे उनको एक तरफ देखा भी नहीं। पूरी मीडिया में उसका नाम उछाला जा रहा था, और विक्रांत जो उसका पति था, इस आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वो जानती थी कि यह सब जानबूझकर हो रहा है। शायद विक्रांत को इस शादी से बाहर निकलने का यही सबसे आसान तरीका लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि वो इस मुसीबत में बिल्कुल अच्छे तरीके से फंस जाए, और कहीं 1 साल के बाद वो इशिका को छोड़ भी ना पाए। वो यह चाहता नहीं था, इसलिए वो कोई ना कोई तो ऐसा रीजन अपने पास रखना चाहता था जिसे 1 साल के बाद उसे कोई दिक्कत भी ना आए, और वो आसानी से इशिका को छोड़ दे, और इशिका उसके ऊपर कोई दावेदारी भी ना ठोक सके। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके इशिका बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में गुस्सा, शर्म, निराशा सब कुछ एक साथ आ रहा था। तभी वो अपने ख्यालों में गुम हो गई थी। उस इतनी देर में उसके फोन की घंटी फिर बज गई। उसने जैसे ही फोन की तरफ देखा, उसके फोन पर एक अनजान नंबर आ रहा था, और अब जब सोशल मीडिया पर हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी, ये कॉल आम हो चुके थे। वो थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से ही लगातार उसे कभी मीडिया हाउस से तो कभी किसी रिपोर्टर का, किसी ब्लॉगर का लगातार कॉल आ रहा था। हर लोग उसके एक बाइट के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो रहे थे कि कहीं से भी एक बाइट इशिका की उन्हें मिल जाए, और उनके चैनल तो रातों रात तरक्की कर लेंगे, उनकी टीआरपी इतनी बढ़ जाएगी। तभी उसने गुस्से में फोन उठाया, और फोन उठाते ही वो गुस्से में बोल पड़ी, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस शादी कर ली है, इतना ही पाप कर दिया क्या? उसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि सामने कौन होगा, और तभी सामने से एक बहुत ही शानदार आवाज आई, नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया बेटा। और यह आवाज सुनते ही इशिका ठिठक गई। सामने से जो आवाज आ रही थी वो अशोक ग्रोवर की थी, और वो आज भी एक पवित्र आत्मा उन्हें मानती थी। और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सामने तो विक्रांत के दादाजी अशोक ग्रोवर बात कर रहे हैं, वो एकदम ठिठक सी गई। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो अब क्या जवाब देगी। तभी आवाज सुनते ही वो ठिठकी, और उसने धीरे से कहा, हेलो अशोक अंकल, आप? मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी आवाज पहचान ली। तभी सामने से अशोक ने बड़े ही स्नेहपूर्वक आवाज में कहा। उन्हें पता था कि विक्रांत इस स्थिति को सही से नहीं संभाल पाएगा, मीडिया का सामना करेगा, विशेषकर तब जब आप भावुक होंगे, और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हर कोई एक ऐसी सिचुएशन को संभाल पाए, और ऐसा ही विक्रांत था। उसने कभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हैंडल नहीं की थी, क्योंकि उसके पास ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं थी। उसे वो दिन याद था जब विक्रांत ने अपने माता पिता को खोया था। वो कार में मौजूद था, और उसकी माँ ने उसे बाहों में जकड़ा हुआ था। वो सड़क किनारे जमीन पर बैठा चीख चीख कर रो रहा था। तब एक रिपोर्टर ने मस्ती के लिए उस छोटे से बच्चे को माइक थमाया था, और उस हादसे के बाद 3 साल तक विक्रांत को बोलने में परेशानी हुई थी। उस दिन उसको इतना बड़ा सदमा पहुंच गया था। वो ये मन मन में सोच रहा था कि एक तरफ उसके माँ बाप उसे खोने के कगार पर हैं, और एक तरफ लोग उसके इस दुर्घटना पर भी मजाक बना रही हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तब से ही वो मीडिया से लगभग दूर ही रहता था। वो मीडिया के पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था।
मीडिया से उसे नफरत हो गई थी। तभी अशोक अंकल ने इशिका से पूछा, कैसे हो इशिका? तभी इशिका ने बड़े ही दुख भरे स्वर में अशोक से पूछा, क्या ईमानदारी से कहूं? अशोक ने कहा, हाँ बच्चा, बताओ क्या हुआ? तभी इशिका ने बोलना शुरू किया, मैं ठीक नहीं हूं, शायद ये मेरे सब कर्मों का फल है। और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे वो अपने दुखों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। तभी अशोक अंकल ने उसे आग्रह किया, अरे इशिका, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, कल मुझसे मिलने आना। इशिका जानती थी कि उन्हें कंपनी की जरूरत है और उसे ऐसे किसी इंसान की जरूरत थी जो बिना कोई सवाल किए बस लगातार उसकी बात सुन ले और वो आगे की कार्रवाई पर ज्यादा ध्यान दे। तभी उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पूरे दिन से इतने कॉल्स आ चुके हैं और मैं किसकी बात करूं और किससे। तभी तो मैं आपसे बदतमीजी से बात कर गई। असल में तो वो अब किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल तंग हो गई थी। क्या वो लालची थी जब उसने विक्रांत से शादी की? शायद क्या वो थी जिसे उसे लोग समझते थे? शायद नहीं। तभी अशोक अंकल ने फिर सख्ती से कहा, इशिका, मुझसे मिलो अभी के अभी। मैं इन ड्रिप्स और सुइयों से परेशान हो चुका हूं। उनका स्वर झुंझलाहट से भरा हुआ था, मगर उनमें सख्ती की चिंता झलक रही थी। शायद वो विक्रांत को अकेलेपन से बचाना चाहते थे। तभी इशिका ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। इशिका ने बात कह तो दी थी कि वो कल आ जाएगी, लेकिन इतने ही देर में जैसे वो और कुछ बोलने वाली थी, अशोक ने फोन काट दिया। अब वो इस असमंजस में पड़ गई थी कि वो ना चाहते हुए भी अब यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। कल की सिचुएशन और कितनी ज्यादा बदतर हो जाएगी, यह भी वो सोच नहीं पा रही थी। कैसे होगा कल और कैसे वो जा पाएगी? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या इशिका अशोक के पास जा पाएगी या नहीं? क्या होगा वहां जाने के बाद? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करना।